नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। एस जयशंकर ने संभाला विदेश सचिव का काम। सुजाता सिंह ने छोड़ी नौकरी। हटाने के तरीके पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने किया बचाव। दिल्ली में गरमाई सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कोल इंडिया की शेयरों की बिक्री कल। सरकार को मिलेंगे 23,000 करोड़ रुपए। श्रमिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। छह साल के निचले स्तर पर तेल की कीमतें। एक बैरल की कीमत गिरकर $44 के करीब। रुपए में भी 7 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट। और भारत में होगा 2016 का T20 विश्व कप। पहली बार अकेले मेजबानी करेगा बीसीसीआई। इंग्लैंड में 2019 का वर्ल्ड कप। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी अब हर रोज सवालों की बौछार करेगी। ऐलान के पहले दिन बीजेपी ने 5 सवाल पूछे, जिसमें कांग्रेस का समर्थन लेने से लेकर बिजनेस क्लास में हवाई सफर तक का जवाब मांगा गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की हताशा करार दिया। बीजेपी के प्रचार अभियान से साफ लग रहा है कि वो अपनी टक्कर आम आदमी पार्टी से ही मानकर चल रही है। 2 दिनों से कद्दावर नेताओं के मंथन के बाद पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। 5 तारीख तक बीजेपी रोजाना अपने प्रचार में जनता के सामने ये सवाल रखेगी। इनमें कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने से लेकर केजरीवाल ने जो Z श्रेणी की सुरक्षा ली, उसको उछाला जाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रति नरमी बरतने और VIP तौर तरीकों पर भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब से प्रत्येक दिन 5 सवालों का उत्तर चाहेगी, ताकि दिल्ली की जनता को पूरी सच्चाई, उनके मन में क्या है, उनकी सोच क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की छटपटाहट करार दिया है। पार्टी के मुताबिक बीजेपी अपने वायदे करने के बदले आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, जबकि उनकी पार्टी जनता को ये बता रही है कि सत्ता में आने पर वो क्या काम करेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ बहस से भागती है और दूसरी तरफ पार्टी से सवाल भी पूछती है। हिंदी में कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और वो भी मरी हुई। मैं भी सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या सवाल उठाने वाले हैं। बीजेपी वाले दोस्तों से इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कुछ तो नया लेके आए ना। देखिए, न्यूज़ में कुछ तो न्यू होना चाहिए। इतने पुराने और बासे सवाल उठा के कैसे वो करेंगे। बीजेपी जहां अब सीधे आम आदमी पार्टी पर चोट करने का इरादा जाहिर कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी भी मुद्दे पर खुली बहस के लिए तैयार है। अन्नू दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सवाल और जवाब में उलझी हुई हैं, तो कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा रही। दिल्ली के शास्त्री पार्क में पहली रैली में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ठेका कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दिलाने का वादा किया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में उतरी है। राहुल यही नहीं रुके और आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। गुरुवार को दिल्ली के शास्त्री पार्क की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार से काले धन की वापसी का हिसाब मांगा। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को गरीबों की चिंता नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। काला धन है, करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर नौकरियों में ठेका प्रथा समाप्त की जाएगी और गरीबों को छत का अधिकार मिलेगा। राहुल ने
आम आदमी पार्टी को भी जमकर निशाने पर लिया। जिंदगी में मैंने देखा पहली बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी धरने में बैठे हुए। ऐसे सरकार नहीं चलती। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अमेरिका के साथ परमाणु करार के प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से किसी नुकसान की सूरत में अमेरिकन कंपनियों को भरपाई नहीं करने की सहूलियत मुहैया कराई गई है। सीलमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए राहुल गांधी यूपीए सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को गिनवाना भी नहीं भूले। अब इसका कितना असर जनता पर पड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के चुनाव और बीजेपी की रणनीति और बीजेपी पर लग रहे आरोपों पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा हमारे साथ हैं। अमन, स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल अमन, जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति अपनाई है आपसे हर रोज सवाल पूछने की और 5 सवालों के जरिए घेरने की, असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो अपने हिसाब से जो भी उसके लिए बेहतर होता है उसको करती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी राजनीति को झूठ के बुनियाद पे खड़ा किया है और हम जनता के सामने उनका सच लाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं। और मुझे आशा है कि इसका वो जवाब देंगे, और नहीं देंगे तो ये यही समझा जाए कि उन्होंने इन आरोपों के ऊपर उनके पास कुछ कहने को नहीं है और वो इन आरोपों को मानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बयानों के जरिए बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को घेरती है, इससे पहले कि विरोधी घेरें आप उनको घेर के रखिए? नहीं, देखिए कविंद्र जी, अगर आप दिल्ली में जो भी चुनाव हुए पिछले 6 महीनों में आप देखेंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव था वो 7-0 से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, डूसू के जो इलेक्शंस थे उसमें 4-0 से क्लीन स्वीप किया, जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अभी इलेक्शन हुए करीब हफ्ते भर पहले, उसमें जहां पे आम आदमी पार्टी का सिटिंग एमएलए था, हमने वहां पे जो है मेजोरिटी में हम लोग आए, तो इसलिए, और आम आदमी पार्टी तो वहां तीसरे नंबर पे रही। तो इसलिए ये प्रश्न जनता का कहां पे, जो जनता का कॉन्फिडेंस है, किसके साथ जनता का आशीर्वाद है, वो तो चुनाव के परिणामों से स्पष्ट दिखता है कविंद्र जी। और लोकसभा चुनाव में तो पूरे देश में जी बस 10 सेकंड में जो चुनावी पृष्ठभूमि है उसको जरा सा बस मैं उसका बैकग्राउंड दे रहा हूं। जहां एक तरफ आप देखेंगे कविंद्र जी की भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, हम लोगों ने विश्व के सबसे बड़े चुनाव में एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाया। 420 से ज्यादा सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई। उनका जो विजन था, जो भी एजेंडा था, और उनका जो चेहरा, जो केजरीवाल जी जिनका वो लोग महिमा मंडन करते रहते हैं, वो सब उन्होंने सामने रखा और जनता ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद भी वो लोग अगर नहीं सीखने को तैयार है तो जनता फिर उनको रिजेक्ट कर देगी। और अमर, आपने खुद कहा कि बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, डूसू चुनाव हो या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड। कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम जब अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरी टीम, सांसद, मंत्री और दूसरे राज्यों से कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाने का एफर्ट क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, जहां पे भी चुनाव होती है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपना योगदान देना चाहते हैं और देते हैं। और जहां तक आपने बात किया नेताओं की, मंत्री की, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार है और हमारे नेता जो हैं वो सब लोग मंत्री हैं और उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं, और इसलिए उनका वो अपना योगदान दे रहे हैं, तो स्वागत योग्य बात है। इसी कॉन्ट्रास्ट में अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो एक तरीके से वो तो अपने संगठन को छोड़ के और उनके नेता नदारद हो जाते हैं। राहुल गांधी जी कभी कभी जो है पार्ट टाइम 1-2 अपीयरेंस दे देते हैं अपना अटेंडेंस लगाने के लिए और बाकी संगठन को छोड़ देते। तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेतृत्व की तारीफ होनी चाहिए कि हर चुनाव में सभी लोग अपना योगदान देना चाहते हैं,
कोई कितनी भी अहम जिम्मेवारी निभा रहा हो, मंत्री की या स्वयं प्रधानमंत्री जी, पर सबसे पहले वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उस नाते अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और योगदान चुनाव में देते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन चुनाव से पहले घोषणा पत्र का ना आना, उसकी जगह विजन डॉक्यूमेंट की अब पार्टी बात कर रही है, लेकिन वो भी सामने नहीं आता। उससे पहले किरण बेदी ट्विटर के जरिए 25 मुद्दों की एक लिस्ट पेश करती हैं। क्या वही विजन डॉक्यूमेंट होगा जो किरण बेदी ने मुद्दे गिनाए हैं, या फिर कुछ अलग है विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का, और आने में देरी क्यों हो रही है? नहीं कविंद्र जी, देखिए विजन डॉक्यूमेंट हो या मैनिफेस्टो हो, वो सब दोनों एक ही पर्पस सर्व करते हैं, और वो ये है कि जो दिल्ली का विजन है, जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको जनता के सामने रखते हैं। और हम लोग रेगुलरली इसको रखते आए हैं और आगे एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग इस चीज को रखेंगे और जल्दी वो आप सबके सामने आएगा। और जितने भी अच्छे सजेशंस हैं, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट सजेशंस हमारी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्रीमती किरण बेदी जी ने दिए, वो भी सजेशंस उसमें रहेंगे। और भी कई आपको उसमें अच्छी अहम बातें दिल्ली की विकास और दिल्ली में सुशासन लाने के वो आप सबको दिखेंगी, और मुझे लगता है उसका इंतजार करिए और वो जल्दी ही आप सबके सामने होगा। हमारे एक आखिरी सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपने खुद कहा और सबने देखा भी, उस वक्त स्थानीय नेताओं का मैं कहूं कि उनकी मेहनत का रंग लोग कह रहे थे। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने मेहनत की और जिसका रंग दिखा, वो मेहनत इस बार क्या कम दिख रही थी, इसलिए तमाम नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, आपके दूसरे संगठनों को बुलाना पड़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि दिल्ली का बैटल ज्यादा पहले से खतरनाक, या फिर मुकाबला ज्यादा पहले से रोमांचक है? नहीं कविंद्र जी, हमारे जितने भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हुआ हो, हरियाणा का या झारखंड का, जम्मू कश्मीर का, देश भर से कार्यकर्ता उसमें अपना योगदान देते हैं। पिछला भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कई कार्यकर्ता आए थे, तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक है कि हम लोग कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए या कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं लड़ते हैं। तो हम लोग अपने तरफ से उसको लड़ेंगे, पर मुझे ये नहीं पता चलता कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको इससे क्या समस्या होनी चाहिए। अगर उनकी जमानत जब्त हो गई, उनके पास कोई नेता नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई आना नहीं चाहता, कोई लड़ना नहीं चाहता, तो ये तो उनकी समस्या है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता भी आके छोटी छोटी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, तो ये तो हमारे संगठन के लिए गौरव की बात है कि वो लोग इतना पूरे तन मन से लग के और काम कर रहे हैं। जीवन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सवाल सिर्फ इसीलिए थे कि पिछली बार स्थानीय नेताओं ने इतनी सीटें दिलाई थी, और इस बार दिल्ली में भी जब बीजेपी ने तमाम सरकार के मंत्रियों और तमाम सांसदों को लगाया है, तो फिर उसका टारगेट इस बार क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया अमन, तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली में बढ़ा सियासी पारा, छिड़ी जुबानी जंग। ये सरकार केवल और केवल सरमाएदारों की सरकार। नरेंद्र मोदी जी हमको ले जा रहे हैं, ओबामा जी ऐसे नहीं आते। सारे वादों से मुकर गई बीजेपी। रिपब्लिक है, सब जानती है। चढ़ा चुनावी रंग, देखिए देश देशांतर दिल्ली का रण, आज रात 8:30 बजे। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। विधायक बनने के बाद भी सरकारी ठेके लेने वाले उत्तर प्रदेश के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्यपाल ने बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह और बीएसपी के उमाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। विधायक बनने के करीब 3 साल बाद दोनों पर यह कार्रवाई की गई है।
उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की सिफारिश पर भ्रष्टाचार के मामले में 2 विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त जांच में सामने आया था कि विधानसभा चुनाव के लिए चुने जाने के बाद भी बजरंग बहादुर सिंह और उमा शंकर सिंह ठेकेदारी कर रहे थे। मैंने जब ये जांच में ये पाया कि विधायक ठेके ले रहे हैं तो मैंने सारे यूपी की खबर मांगी थी, उसमें बजरंग बहादुर सिंह का भी नाम आ गया था। तो मैंने गवर्नर साहब को रेफरेंस कराया था मुख्यमंत्री से कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ये लोग विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते। लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्यपाल राम नाईक ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल ने दोनों आरोपी विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। इसके बाद इस पर कानूनी राय भी ली गई। ये सदस्यता डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो है निर्णय जो होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद होता है। उन्होंने परामर्श मांगा, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने मेरे मत की पुष्टि कर दी, जिस पर आज राज्यपाल जी ने अपना जजमेंट दिया है। बजरंग बहादुर सिंह महाराजगंज की फरेंदा और उमा शंकर सिंह बलिया जिले की रसरा विधानसभा सीट से चुने गए थे। उमा शंकर सिंह ने साल 2012 में विधायक चुने जाने के बाद भी ये काम जारी रखा, जबकि बजरंग बहादुर ने 15 अक्टूबर 2012 को लोक निर्माण विभाग में ठेका लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनता परिवार के विलय से पहले ही दरार की अटकलों को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने एकला चलो रे की बजाय एकता का नारा दोहराया। इससे पहले राजनीतिक हलकों में जनता परिवार में महागठबंधन को लेकर लालू और नीतीश में दरार की अटकलें लगाई जा रही थीं। उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी जनता परिवार की एकता में दरार की खबरों का खंडन किया। जनता दल परिवार की एकता के लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। हम एक होना चाहते हैं और एक हो रहे हैं। जनता परिवार की एकता के मामले में पक्का होना है। ये इसमें इधर उधर की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये एकता होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत दौरा खत्म होते ही विदेश मंत्रालय में बड़ा फेरबदल किया गया है। सुजाता सिंह की जगह अमेरिका में राजदूत रहे एस जयशंकर को नया विदेश सचिव बना दिया गया और उन्होंने आज से काम भी शुरू कर दिया। कार्यकाल खत्म होने से 7 महीने पहले विदेश सचिव पद से हटाई गई सुजाता सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार देर रात सुजाता सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुजाता सिंह अगस्त 2015 में रिटायर होने वाली थी। कांग्रेस ने उन्हें हटाने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की है। 2 साल का कार्यकाल इनका सुनिश्चित होता है ताकि अपना काम स्वतंत्रता से कर सकें, ताकि इनको कोई भी असुरक्षा की भावना ना हो, किसी तरह से दबाव में ना रहें, अपना कार्य करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बार बार तोड़ा। एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद विदेश मंत्रालय में ये बड़ा बदलाव है। बीजेपी ने कांग्रेस के ऐतराज पर कहा है कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। पुरानी सरकारें भी ऐसे बदलाव करती रही हैं। ऐसे कई सरकार करते आए हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक बात मुझे नहीं दिखती और समझ में नहीं आता कि इस पर कौन सी राजनीतिक बात कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी करने के प्रयास में। सुजाता सिंह की जगह एस जयशंकर ने ली है, जो 1977 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और अमेरिका में भारतीय राजदूत के तौर पर तैनात थे। जयशंकर 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। I would say I'm very honored that I have been assigned this responsibility and I look forward to working with all of you. हालांकि इससे पहले एसपीजी, डीआरडीओ के प्रमुखों को उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटाया जा चुका है। एनडीए सरकार ने इसके पहले भी कई निर्णायक ओहदों पर बैठे हुए अधिकारियों को हटाया है, लेकिन यह भी सच है कि इसके पहले की कई सरकारों ने भी ऐसे निर्णय लिए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार देश को यह आश्वस्त करे कि इस तरह के परिवर्तन से सरकार के कामकाज और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हुई है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली के 3 जिले राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे हैं, जबकि बिहार के कई जिले इस सूचकांक में सबसे पिछड़ों में शामिल हैं। यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से मानव विकास सूचकांक पर जारी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट का विमोचन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज किया। यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 600 से ज्यादा जिलों पर आधारित मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लोगों की आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि ऐसी रिपोर्टों से समावेशी विकास की बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। This is a commendable effort, a very useful
publication. It is easy to talk about equal opportunity, but to actually implement it, you need to quantify it. Where is the need for equal opportunity? राजधानी दिल्ली के 3 जिले मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे हैं। इनमें उत्तरी दिल्ली शीर्ष पर है, जबकि सबसे पिछड़ा जिला बिहार का शिवहर है। 20 सबसे पिछड़े जिलों में 9 बिहार के, जबकि 8 उत्तर प्रदेश के हैं। डेवलपमेंट का जो डिबेट होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, क्योंकि लोग वहां रहते हैं, वहीं पे उसका चर्चा हो और वहीं पे उसकी जो पॉलिसीज हैं वहीं पे बने। रिपोर्ट में देश के सामाजिक धार्मिक समुदायों की स्थिति को लेकर भी अलग से अध्ययन किया गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के लिए एक शेयर की कीमत 358 रुपए तय की है। कंपनी के 10% हिस्सेदारी कल बेची जानी है। इससे सरकार को 22,600 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कोल इंडिया में सरकार की फिलहाल 90% हिस्सेदारी है, लेकिन ट्रेड यूनियन सरकार के इस फैसले के खिलाफ कल प्रदर्शन करने जा रही हैं। मजदूर संगठनों ने आने वाले वक्त में हड़ताल की चेतावनी भी दी है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 45 पैसे कमजोर हुआ। पिछले 7 हफ्ते में यह सबसे बड़ी गिरावट है। आज $1 की कीमत 61 रुपए 86 पैसे रही। महीने के आखिर में तेल कंपनियों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए में यह गिरावट देखी गई। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डॉलर मजबूत हुआ। इससे पहले 16 दिसंबर को रुपया 59 पैसा कमजोर हुआ था। अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। दरअसल अमेरिकी बाजार में तेल की बहुतायत से कीमतों में भारी कमी आई है। तेल की कीमतें 44.21 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर हैं। इससे पहले 2009 में तेल की कीमतें इस स्तर पर थीं। आर्थिक विकास को मापने के तरीके में केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। नेशनल अकाउंट के लिए आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 किया जाएगा। इसकी कल घोषणा किए जाने की संभावना है। इसकी सिफारिश संयुक्त राष्ट्र के नेशनल अकाउंट सिस्टम ने 2008 में की थी। इससे भारत आर्थिक विकास के आंकड़ों की तुलना दूसरे विकसित देशों से कर सकेगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1% तक रखने में मदद मिलेगी। That we are following very prudent fiscal policies and that we are quite confident that we will in fact meet our numbers for this year. So I don't anticipate that there should be any challenge or issues that देश के लिए जान देने वाले जांबाज कर्नल M.N. राय का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को आतंकियों से लड़ते हुए M.N. राय शहीद हुए थे। दिल्ली कैंट में आज उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देने वालों में जनरल धर्मवीर सिंह सुहाग समेत सेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कर्नल M.N. राय की मौत पर दुख जताया है और उनकी पत्नी को चिट्ठी लिखकर परिवार से संवेदना जताई। 42वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर M.N. राय को 26 जनवरी को युद्ध सेवा मेडल दिए जाने का ऐलान किया गया था। हाँ, हमारे परिवार में ये दूसरा गैलेंट्री है। उससे पहले मुझे मिला है और वो हमसे भी आगे निकल गया, छोटा हुए भी। He has made us proud and the entire family salutes him, the entire nation salutes him. देश के लिए सब कुछ किया इसने और ये दोनों हमारे लड़के आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुकी थी और सदा सम्मानित जनता उनको रखेगी, ऐसा भरोसा मुझे है। आतंकी संगठनों के बीच अंतर करते हुए अमेरिका ने अफगान तालिबान को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस अफगान तालिबान को हथियारबंद उग्रवादी संगठन मानता है। व्हाइट हाउस की कल हुई प्रेस ब्रीफिंग में उप प्रेस सचिव एरिक शल्टज ने कहा कि हम अफगान तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। हमारे लिए इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन है। अमेरिका के विदेश विभाग ने अफगान तालिबान को विदेशी आतंकवादियों की सूची में शामिल नहीं किया है, लेकिन तहरीके तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को इस सूची में रखा गया है। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2016 में होने वाले T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। दुबई में आईसीसी की बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 11 मार्च से 3 अप्रैल 2016 में होना है।
पहली बार बीसीसीआई अकेले किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इसी साल 14 फरवरी से 29 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। वहीं 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में होगा। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाने को लेकर आज मुरादाबाद में गुस्साए बार वकीलों ने कचहरी परिसर के आसपास जबरदस्त तोड़फोड़ की। ये वकील हाईकोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच को मुरादाबाद में बनाने को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आरपीएफ के एक जवान ने वाराणसी में चलती ट्रेन से 25 साल की युवती को बाहर फेंक दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला दुर्गियाना एक्सप्रेस में आसनसोल से कानपुर जाने के लिए सवार हुई थी। आरपीएफ के सिपाही पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मशहूर संगीतकार और रंगमंच निर्देशक शेखर सेन को संगीत नाटक अकादमी का नया प्रमुख बनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने सेन को 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 123 अंकों की बढ़त के साथ 29,682 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक की मजबूती के साथ 8,952 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इससे 40 दिन तक चलने वाली चिल्लई कलां के अंतिम दौर में मौसम का शुष्क दौर खत्म हो गया है। उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी मौसम पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा और सर्द हुआ है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं बीटी न्यूज़ ट्रीट की खूबसूरत झलकियों के साथ। नमस्कार।